हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह अच्छे चल रही होगी। एक्चुअली दोस्तों, मेरा ना आज गला बैठा हुआ है। मैं मॉर्निंग से ना बैक टू बैक दो मैंने रिकॉर्डिंग की है, 3.5 घंटे के आसपास की, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा ही थी। और कल रात से मेरे पास बच्चों का मैसेज आ रहा था, और आज भी जब मैंने अपना फ़ोन देखा जैसे मैं रिकॉर्डिंग से फ्री हुआ, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर 5 तारीख को जो हमारा एग्जाम है ना, उसका प्लान डिस्कस कर लो। तो ये वीडियो जो है मैं अर्जेंट बेस पे आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सीए फाइनल न्यू कोर्स के बच्चे के लिए वीडियो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो न्यू एफआर की प्लान है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अब जो हम बात करेंगे साहब इस वीडियो में, वो बात करेंगे एक्सक्लूसिव सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के साथ। ठीक, ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपने 5 जुलाई को जो आपका एग्जाम है एफआर का, उसकी तैयारी कब से करनी है और क्या क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको कब कब कैसे कैसे करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को डिस्कस करने से पहले ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के साथ मैं 2 मिनट कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसके बाद सर हम प्लान डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है, मैक्सिमम बच्चों का, क्या ऑलमोस्ट सब बच्चों का, ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी है, क्योंकि उनके अटेम्प्ट लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कैलिबर की कमी है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे नॉन में जिनसे मेरी बात होती है, और आप भी होंगे दोस्त उनमें से ना, कि जिनका ग्रुप 2 काफ़ी टाइम पहले निकल गया है, ग्रुप 1 अटका हुआ है, एसएफएम एग्जेम्प्ट है, एफआर में 40-42 नंबर आ जाते हैं, कभी ऑडिट रह जाता है। तो एक ना एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो सबसे पहले तो दोस्त मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी ना, आप अपने आप को ना बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ उतारो मैदान में कि आप पहली बार पेपर दे रहे हो। क्योंकि जो जो चीज़ें हो चुकी ना दोस्त, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ कैलिबर की कमी रही है, कई बार ना टाइमिंग का बड़ा रोल होता है लाइफ में ना, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने खुद मैं खुद कई बच्चों के टच में हूँ जिनके ओल्ड कोर्स काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, और उनका सबसे बड़ा जो एक रीज़न लगता है ना मेरे को उस एग्ज़ाम का ना निकलने का, वो रीज़न लगता दोस्त, एक प्रेशर आना एग्ज़ाम के टाइम पे ना, कॉन्फिडेंस का लूज कर जाना। मैं बताऊं, जैसे मैं टेस्ट लेता हूं, मतलब हालांकि आजकल हम टेस्ट जो लेते हैं बेटा वो टेलीग्राम पे लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कॉपियाँ भेज देते हैं, तो मैं उनकी कॉपियाँ देख कर मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार एक एक चीज़ इसने इंस्टीट्यूट के एज इट इज उतार रखी है बच्चे ने, एएस के क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर दे रखे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम क्यों नहीं निकलता। तो मैंने जो देखा है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कि एक मेंटली प्रेशर है दोस्त, एक एग्जाम का प्रेशर है, एक ना पास्ट में जो एक दो बार अटेम्प्ट रह गया उस चीज़ का प्रेशर है। अब आप एक बात बताइए, कब तक ये प्रेशर लेके बैठे रहेंगे आप ना। आप प्लीज़ इस बार ना मेरा विश्वास करो दोस्त, पक्का पक्का अच्छा होगा आपके लिए ना। बस आपने ना सबसे पहले तो इस प्रेशर को हटा के दिमाग से ऐसे पेपर देने जाना जैसे आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है ना आपकी, आपके एग्जाम से नहीं है, बल्कि अपने आप से मान के चलो आप ना। आपका अपनी अपने आप से लड़ाई का मतलब क्या है, कि आपको अपनी नज़रों में ये दिखाना कि हाँ, इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैं आज तक करता आया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे की तैयारी नहीं है, बच्चे की तैयारी है, बस एक मन में डर है कि यार पता नहीं, मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी पता लगे रह गया मैं ना। तो सबसे पहले तो आपने इस डर को दूर भगाना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। और मैं अब आपके साथ ना एक प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कब कब करना, और कुछ बारीक बातें जो मैं आपको बताऊंगा साहब, उसको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्त मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने पास काफ़ी टाइम है, फर्स्ट पेपर है, तो आप 30 तारीख को क्या कीजिए, एफआर का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और इस बार जो रिवीजन दोस्त, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग इसके हिसाब से चलिए। सबसे पहले जो चैप्टर उठाना आपने वो उठाना वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ठीक है, 30 तारीख को आप पूरा दिन मत दीजिए, 7 से 8 घंटे दे दीजिए। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि 2 बार आपने रिवाइज करना है, और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जब आपको सब कुछ आता है दोस्त, तो कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं और एग्जाम में कहाँ बच्चे आप फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना आपने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से, उसके बाद आपने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, इसका कार्व आउट भी जरूर करके जाएं। मैंने नोटिस किया है कि बच्चा ना ये चैप्टर कर लेता है, इसका कार्व आउट छोड़ के चला जाता है दोस्त, इसका कार्व आउट भी जरूर करके जाएं। ठीक, उसके बाद आपने शेयर बेस पेमेंट का चैप्टर करना है। अगर आप ये चैप्टर कर लोगे ना, तो मैं बिल्कुल मिनिमम की बात करूं तो एक्सपेक्टेड साहब यहाँ से 16 मार्क्स का पेपर है ही है। आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में बच्चा जीवीए अच्छे से करता है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में सर वो क्या करता है, थोड़ी जल्दबाजी दिखाता है। तो इसके एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आपने करने हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मैंने इस बार आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन लिया था, जिसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे रोक के बताना चाहता हूँ, अभी जैसे हम लोगों ने ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लाइव सेशन लिया था, वो 6 घंटे का था। 4 घंटे के बाद ना मैक्सिमम बच्चा ये कहने लगा, सर सेशन बंद कर दो, अगली क्लास ले लेना। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में करा देना।
मैंने बच्चों को एक ही बात बोली थी, बेटा मैं अपने आप के साथ जस्टिफाई कैसे करूंगा जब मैं प्रॉमिस करके आया कि मैं आज ही सारे एएस कराऊंगा। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्त, आप अपने साथ जस्टिफाई कीजिए। आपकी फैमिली, आपके नोन वाले बड़े सारे लोग ऐसे सब जो आपके साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, मैं भी आपके साथ आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठा हूं बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना, उनका चेहरा देखना, याद करना कि यार ये लोग हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे, तो हमें इस बार एग्जाम निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ओल्ड कोर्स में मेरे को नहीं लगता कि बच्चे के पास सब कंटेंट की कमी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है और वो है सब कि पास्ट में जो फेलियर हुई है वो कहीं ना कहीं हैवी हो रहा है, ठीक। 1 जुलाई को आपने क्या करना है, सबसे पहले सर एएस उठाने 16 से लेकर 29 तक। अब यहाँ पे बच्चा क्या क्या गलती करता है, एक तो वो डिफरेंस पढ़ के नहीं जाता इंडेस के साथ। आपने पता क्या करना है, मैं एक 14-15 पेज की सीट दूंगा आपको, और वो भी मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और उसका लिंक सर कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब टेलीग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, और इसका लिंक मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे वो फाइल डाल दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना, जैसे कोई एएस पढ़ो उसका साथ साथ डिफरेंस पढ़ना आपने, और साथ में कार्व आउट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, कुछ एएस वो छोड़ देता है। जैसे जर्नली अगर मैं 16 से 29 के बीच की बात करूँ, तो स्टूडेंट कौन कौन सा एएस छोड़ता है, 24 नंबर, 25 नंबर, ठीक है। या वो कंसोलिडेशन छोड़ देता है और उसमें जो एएस 23 या 27 का रेफरेंस दे रखा सब उसको छोड़ देता है। तो आपने ये एएस नहीं छोड़ने, आपने सारे के सारे करके जाने, ठीक है। चलिए, उसके बाद एचआरए, म्यूचुअल फंड और एनबीएफसी। 8 नंबर का पेपर जनरली यहां से आता, ज्यादा भी आ सकता साहब, और मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम भी इन एएस से, ठीक है। क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एएस जैसे आपका एएस 19 है, एएस 20 है, एएस 22 है, वो सारे यहां पे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं मिनिमम अगर 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का पेपर यहां से भी आ जाए तो 20 और 16 36 नंबर ये मिनिमम है। 40 तक का पेपर सर आपका 2 दिन में तैयार हो गया है। उसके बाद 2 जुलाई को आ जाइए। सबसे पहले आपने क्या करना दोस्त, अमलगमेशन का चैप्टर करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बच्चा क्या करता है दोस्त, अमलगमेशन तो कर लेता है, डीमर्जर वगैरह छोड़ के चला जाता है। नहीं करनी है गलती, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। इसलिए मैंने यहाँ पे अमलगमेशन ना लिख के सर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग लिखा है, ठीक है। मतलब हालांकि इंक्लूडिंग में डाल दिया, लेकिन चैप्टर का पूरा नाम ये है, ठीक। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में वो ब्रांड वगैरह छोड़ के चला जाता है दोस्त, आपने नहीं छोड़ना, ठीक। यहाँ पे मैं एक स्पेशल बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अमलगमेशन में बच्चे से सबसे ज्यादा गलती होती है न्यू कंपनी में, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में। आपने उस पर स्पेशल फोकस करना। उसमें से सिर्फ 2 बातें मैं आपको बता देता हूं जहां पे जनरली गलती होती है। एक तो सबसे पहले जब आप न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट को मत देखो दोस्त। जो आपने अपनी न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाने से पहले वर्किंग की है, जर्नल एंट्री पास की है, उसको आपने फोकस करना, ठीक है। दूसरा, वर्किंग या जो आपने एंट्री की वहां से असेट और लायबिलिटी उठानी है। दूसरा, आपने फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान देना, ठीक। एएस 11 से 15 विद इंडेस एंड कार्व आउट, ये आपने करके जाने। यहां पे जनरली मैंने देखा बच्चा एएस 11 में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट है उसको छोड़ के चला जाता। दोस्त आपने करना है, और हमने 6 घंटे की कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सर सारे के सारे पीएम के क्वेश्चन कराए हैं, उसको जरूर देखा। उसमें मैंने एएस 11 में वो वाला पॉइंट भी डिस्कस कर रखा, ठीक है। 15 बच्चा कर लेता है, एएस 13 छोड़ के चला जाता। क्यों भैया, कहां लिखा है एएस 13 नहीं आएगा एग्जाम में, आपने एएस 13 भी करना साहब, ठीक। 3 जुलाई को सीएफएस करना है और एएस 1 से लेकर 10 तक करना है, ठीक है। इंडेस के साथ डिफरेंस, कार्व आउट। और यहां पे बच्चा छोटे एएस जैसे 4, 5, 9 छोड़ के चला जाता। आपने दोस्त कोई एएस नहीं छोड़ना, इंक्लूडिंग एएस 1 भी आपने करके जाना है। शेड्यूल 3 पक्का करके जाएं अपना। गाइडेंस नोट अब ज्यादा आपके लिए बचे नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आप इसमें मैं स्किप तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपने सारा ही करके जाना, ठीक। मेरा ये मानना है, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक एक कंप्लीट रिवीजन कर चुके होंगे। अब यहां पे मैं 1-2 बातें बताता हूं। कई बच्चे प्रेशर में क्या करेंगे, पढ़ तो लेंगे, उन्हें लगेगा यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ध्यान सुनना, तो उस केस में दोस्त आप एक काम करना, जैसे एएस के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एएस उठा लेना, आगे पीछे कर लेना, क्योंकि मैंने कोशिश की है हर एक में एएस डालने की, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, अगर फर्स्ट डे तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा। तो आप एक काम करना, जो एएस के क्वेश्चन है ना उसको रीड करना स्टार्ट कर देना। मतलब डोंट ट्राई टू रिकॉल की पुरानी बातें याद आ जाए। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनके ऊपर प्रेशर आएगा कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। आपका दोस्त क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही एएस के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका स्पेशल अटेंशन आ जाएगी, ठीक। अच्छा, एएस के लिए आपने क्या करना है, की पॉइंट अंडरलाइन करने हैं। अगर आपके पहले से अंडरलाइन है तो उन की पॉइंट को बड़ा ध्यान देना आपने ना। एग्जाम में जब भी आप एएस का आंसर लिखे तो सबसे पहले लिखना आपने एज पर द गिवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है इन द गिवन केस, और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक। जब आप यहां पे रिवाइज करेंगे तो 2-3 बातें आपने और ध्यान रखनी है। एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। सर सारे क्वेश्चन सोल्व करके कैसे देखें दोस्त, डुप्लीकेट क्वेश्चन को काट दो,
दो टाइप के अगर सिमिलर क्वेश्चन है और उसमें एक दो पॉइंट अलग है तो उतने पॉइंट को सोल्व करके देख लो। सॉल्यूशन का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ और टाइम लगाओ ना। सॉल्यूशन का मतलब है दोस्त, आपने ना साथ में सॉल्यूशन रख के टिक नहीं करना है, आपने अपने हाथ से सोल्व करना। अब जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जीवीए का, तो आप क्या करो सर, यहाँ पे जैसे अमाउंट है, प्रॉफिट दे रखा है आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट आ रहा है, या जो आपके खर्चे घटाने हैं, सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साहब किसका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप कैलकुलेटर सोल्व कर लो उनको, मत लिखो चाहे एक वर्ड ना, बट आंसर के साथ टिक मत मार देना, क्योंकि ये ऑडिट में आ जाएगा और एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने क्या करना, एक लिस्ट और बना लेनी है जब भी आप ये सारे सारे सिलेबस करें, कि आपने हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो आपको लगते हैं ये आपने लास्ट टाइम के लिए रिवाइज करने के लिए रखने हैं। मैं ये मान के चलता हूं दोस्त, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो 3.5 दिन में आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपके पास 1.5 दिन और बचे होंगे। तो 4 जुलाई को सारे के सारे चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इसमें ये वाले पॉइंट हमें दुखी कर रहे थे या ये वाले पॉइंट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांग रहे हैं, उनको आप नोट करके बैठेंगे, उन क्वेश्चनों को दोबारा सोल्व करके देख लो, ठीक है। सारे के सारे एस आपने 5 जुलाई को करने हैं। इसमें आपने ना एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन हर एक एएस से करने दोस्त, ठीक है बेटा। ये मैंने एक आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस की है, तो प्लीज आप इसको फॉलो करना। अब बात करते हैं दोस्त, दूसरे बच्चे को दिक्कत कहाँ पे होती है। पहले तो वो एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद और आपसे डिस्कस करने के बाद अगर आपको कुछ भी लगे तो मेरे से डिस्कस कर लेना दोस्त। अब आप इस चीज से बाहर आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम के अंदर क्या क्या करना है, सबसे पहले जो पहले 15 मिनट मिलेगी ना आपको, उस 15 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने और कोशिश करनी है आपने कि पहले आप छोटे क्वेश्चन सेलेक्ट करें। अगर मैं ओल्ड कोर्स की बात करूं तो जनरली क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सर ये छोटे क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। 7वें नंबर में तो 4-4 नंबर के बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार उसमें एक दो पार्ट ना, जैसे ABCDE है, एक दो पार्ट वो ट्रिकी डाल देता है, तो बच्चा जो होल्डिंग करके जा रहा है अच्छे से, तो हो सकता है दोस्त वो क्या करे, इस क्वेश्चन को ना करे, तो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन है तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले यही क्वेश्चन करें, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन सर जो कंपलसरी है उसको थोड़ा सा बाद में करें और उसके बाद बड़े क्वेश्चन करें। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए अलग से टफ थोड़ा होगा। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ टफ पेपर से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप ना एक काम करना, प्लान क्या करना आपने, आपने सबसे पहले ये प्लान करना कि सबसे पहले आपने छोटे क्वेश्चन करने, ठीक है। आप अपने पेपर को 2 हिस्सों में तोड़ लेना, एक वो जो आपको अच्छे से आता है, एक वो जो आपको नहीं आता या कम आता है। जो आपको अच्छे से आता पहले उसको निपटाओ सब, जैसे उसको निपटा दिया फिर आओ जो थोड़ा सा कम आता, बल्कि तीसरी कैटेगरी और बना लेते हैं यहाँ पे ना, जो थोड़ा सा कम आता उसको कीजिए, ठीक। उसके बाद सर जब ये सारा खत्म हो जाए तो आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करना, फिर वो सारे के सारे क्वेश्चन करने जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। सर कैसी बातें कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते मुझसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, उसको कुछ भी नहीं आता होगा। कोई ना कोई पॉइंट ट्रिकी होगा साहब, कोई ना कोई पॉइंट नया होगा, तो आपने जो भी बेसिक पढ़ रखा साहब, जो भी आपके आज तक के कंसेप्ट हैं वो सारे लगा के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। बिलीव मी स्टूडेंट, 90% से ज्यादा आपका आंसर ठीक होगा, ठीक। जब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, एक तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, बड़ा क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठा लेते हैं और उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, उसकी वजह से क्या होता है बाकी क्वेश्चन में प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, लेकिन अगर आप छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे ना तो ये चीज भी आपसे नहीं होगी, ठीक। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना साहब, जो वो हमारे पास है ना उससे सेटिस्फाई रहना सीखे, उसको प्रॉपर यूज करना सीखें। अगर आपके एग्जाम में सर 100 नंबर का पेपर है और 60-70 नंबर का पेपर आपको अच्छे से आता है, तो दोस्त उसको अच्छा कर लीजिए, उसको अपना बना लीजिए। ऐसा बहुत बार होता है कि आप जब 70 नंबर का पेपर, 65 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते तो 60 नंबर तक आराम से आ जाते, ठीक। यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या करना, छोटे क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपका कंप्लीट टैली नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आगे बढ़ जाइए दोस्त, 1-2 मिनट लगा लीजिए, क्योंकि आपने अच्छा खासा उसके ऊपर टाइम लगाया होगा, लेकिन उसके ऊपर रिजिड होकर मत बैठिए। स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, हर स्टेप को सर प्रॉपर प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। वर्किंग नोट खुले खुले बनाइए, नीट एंड क्लीन लिखिए, कम से कम काट पीट करनी है आपने, ठीक। एग्जाम के दौरान, मतलब एग्जाम से पहले आपने किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं करना कि तेरी तैयारी कैसी है, मेरी तैयारी कैसी है, क्योंकि हर बंदे के अंदर सर अलग अलग कैलिबर होता है, हर एक का टाइम यूटिलाइज करने का तरीका अलग होता है। आप किसी से भी डिस्कस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं कंक्लूड बात करूं तो सबसे पहले आपने रिवीजन स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी, इसमें 19 के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से कोई भी टाइम टेबल आपको शूट करता है, ठीक। सेकंड, आपने बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है। थर्ड, पेपर 100% अटेम्प्ट करना, लेकिन पहले सर आपको जो आता है उस पर फोकस करना, जो नहीं आता उसको शुरू में इग्नोर करना, बाद में भाई तू भी आ जा अब तेरे को निपटाते, ठीक। पेपर खत्म होने के बाद सर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है।
क्योंकि अगर पेपर सर एक बार आपने लिख दिया तो वो आपके लिए इतिहास बन चुका होगा, उसके ऊपर डिस्कस करने का मतलब है आप अगले पेपरों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं एक काम और करता हूं बेटा, एग्जाम से आपका 5 तारीख को एग्जाम है, तो मैं 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, चारों दिन कम से कम 1 घंटे के लिए लाइव आऊंगा और जो जो आपकी क्वेरी होगी मैं उनको डिस्कस करूंगा। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा सर जिसमें हमें दिक्कत आ सकती है या क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को भी लाइव में आके सोल्व कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोस्ट वेलकम एनी टाइम दोस्त। बस इस बार एग्जाम पार। चलते चलते बेटा मैं यही कहूंगा कि ना, लाइफ में ना जब कोई नेगेटिविटी हो जाती ना तो उससे बाहर आने में टाइम लगता है, नो डाउट, लेकिन सब उससे बाहर जितनी जल्दी आओगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी ये है कि उसको अटेम्प्ट लगे और वो प्रेशर है, तो आई होप कि बेटा अब आप उस प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल कूल होकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड प्लेस।